हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं 9 नवंबर की करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। देखिए, जहाँ पे भी, जिस पेपर में भी जनरल नॉलेज आती है, करंट अफेयर्स आती हैं, सभी में यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इनको आप जरूर से जरूर कवर कीजिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा, जिससे सब चीज़ें कवर हो जाए। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए, यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उत्तराखंड पीसीएस में, उसके लिए फुल प्रिपरेशन चल रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एफआरओ मीन्स की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, ये प्राइम बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि हर 11वें मिनट पे एक महिला को मारा जा रहा है उसके परिवार के द्वारा या उसके पार्टनर के द्वारा। तो 11 द नंबर ऑफ मिनट्स कहा गया है कि 11 मिनट में अगर हम देखें कि हर 11 मिनट पे एक महिला को मारा जा रहा है, एक विमेन हो या लड़की हो, उसको मारा जा रहा है उसके इंटीमेट पार्टनर के द्वारा या फैमिली मेम्बर के द्वारा पूरी दुनिया में। ये यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटरेस, उनके द्वारा कहा गया है। ही एडेड दैट वायलेंस अगेंस्ट देम इज़ द मोस्ट परवेजिव ह्यूमन राइट वायलेशन, कि अपना में एक ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है ये, कि बहुत ज़्यादा जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है इन द वर्ल्ड, एंड कॉल्ड ऑन गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट नेशनल एक्शन प्लान्स दैट टैकल दिस स्काउर्ज। और वो ये कह रहे हैं कि हर देश की सरकार जो है कुछ इस तरह से कदम उठाए कि उस देश में ये स्थिति सुधरे और जो महिलाएं हैं उनके साथ न्याय हो, उनके साथ ऐसी हरकतें ना हो। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आती है, तो सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है भारत सरकार। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लॉन्च की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाल के दिनों में सुसाइड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया है एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री विद टाइम बाउंड एक्शन प्लान। तो टाइम बाउंड मैनर में इसको निकाला गया है। मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन है, यानी अलग अलग सेक्टर्स हैं उनका यहाँ पे कोलैबोरेशन रहेगा टू अचीव रिडक्शन इन सुसाइड, यानी कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं, कि उससे बचने के लिए, जिससे कि सुसाइड मोर्टेलिटी को हम कम कर सकें 10% तक 2030 तक। कि 2030 तक मान लेते हैं अगर इस टाइम पे 100 लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो 10% कम करके हम 90 तक आ पाएँ 2030 तक। यानी कि कुछ इस तरह से करें, लोगों को मोटिवेट करें, उनको डिप्रेशन से बाहर लेके आएँ, जिसकी वजह से वो जो सुसाइड कर रहे हैं या ऐसी जो सर्कमस्टेंसेज, ऐसी जो कंडीशंस, परिस्थितियाँ उनके इर्द गिर्द बन जाती है, उससे उनको बाहर निकाल के ला पाएँ। द स्ट्रैटेजी ब्रॉडली सीक्स टू इस्टेब्लिश इफेक्टिव सर्विलांस मैकेनिज्म, की एक सर्विलांस मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर सुसाइड विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, कि अगले 3 सालों में कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए जिससे कि हम सर्विलांस कर सकें कि कौन पर्सन ऐसा है जो सुसाइड करने की सोच रहा है या कर सकता है। इस्टेब्लिश साइकाइट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि OPD होता है, नॉर्मली हम OPD में जाते हैं जब हमें बुखार होता है, तबीयत ख़राब होती है, किसी डॉक्टर पे जाते हैं, तो इस तरह से OPD नॉर्मली साइकाइट्रिस्ट। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो साइकाइट्रिस्ट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था ये वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ करता था, पश्चिम सभ्यता के अंदर साइकाइट्रिस्ट हुआ करते थे। लेकिन जो आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जितनी टेंशन्स इस टाइम पे हो रखी हैं दुनिया में,
चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो। तो हमारे यहाँ भी जो साइकाइट्रिस्ट की फ़िलॉसफी है, जो साइकाइट्रिस्ट की जो ज़रूरत है, भारत में भी बढ़ती चली जा रही है, भारत में भी यूज़ होना शुरू हो गए हैं साइकाइट्रिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं। दैट विल प्रोवाइड सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 5 सालों के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। एंड टू इंटीग्रेट अ मेंटल वेलबींग करिकुलम, एक मेंटल वेलबींग करिकुलम होना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगले 8 सालों में। तो ये कह रहे हैं कि ये NEP 2020 के अंदर इसको डाल देंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी जो लाए थे हम 2020 में, उसके तहत ये भी आ जाएगा कि एक मेंटल वेलबींग करिकुलम, यानी कि आप अपनी जो मेंटल स्थिति है, आपका जो दिमाग है, उसको शांत कैसे रखें, उसको खुश कैसे रखें, तो उसके ऊपर भी बात की जा रही है। भारत में देखा जाए तो मोर देन 1 लाख लाइव्स आर लॉस्ट एवरी ईयर टू सुसाइड। तो भारत में ही सुसाइड की वजह से 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। एंड इट इज़ द टॉप किलर इन द 15 to 29 ईयर्स कैटेगरी। और हैरत की बात यह है कि 15 से 29 साल तक के जो यंग जनरेशन है, जो भारत की क्रीम है हम अगर कहें, तो भारत की इस क्रीम पॉपुलेशन को ये जो सुसाइड की चीज़ है, सुसाइड जो है वो ख़त्म करती जा रही है। तो 1 लाख 15 से 29 साल का बच्चा जो है, मेजरली 1 लाख लोगों में से वो ये होते हैं। पिछले 3 सालों में देखें तो सुसाइड रेट जो है वो बढ़ चुका है। पहले 1 लाख लोगों में से 10.2 हुआ करते थे, अब 11.3 हो गए हैं। यानी कि एक व्यक्ति और ज़्यादा बढ़ गया है जो सुसाइड कर रहा है पिछले 3 सालों में। द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर सुसाइड इंक्लूड फैमिली प्रॉब्लम्स। अब देखिए सिंपल सी बात है कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि पर्सन सुसाइड कर रहा है। सबसे बड़ी बात आती है फैमिली प्रॉब्लम्स, परिवार में जो प्रॉब्लम्स है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, लाइक IAS फॉर एग्जांपल। कुछ लोग हम पाते हैं कि कई IAS ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। तो वो IAS सुसाइड क्यों कर पा रहे हैं? क्या उसके पास पैसे की कमी है, पावर की कमी है? नहीं, उसके पास पैसा भी खूब है, पावर भी खूब है, लेकिन उसकी जो फैमिली है, मान लेते हैं उसकी वाइफ उसके साथ नहीं दे रही है, यानी कि उसकी वाइफ जो है वो कहीं और इंटरेस्टेड है या उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसकी वाइफ उसकी मदर फादर को परेशान करती है या मदर फादर परेशान कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसके वजह से एक IAS की ज़िंदगी में भी दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों भी हमने देखा है कि कुछ IAS ने सुसाइड कर लिया। तो फैमिली प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो एक IAS हम जिसको हम कहते हैं कि भाई वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति और समझदार व्यक्ति होता है, वो भी ऐसे कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। इलनेसेस की अगर हम बात करें, सुशांत सिंह राजपूत का अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत ही अच्छे फिल्म एक्टर थे, बहुत ही भावी अगर हम देखें तो बहुत ही युवा फिल्म एक्टर थे। उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था कुछ प्रॉब्लम्स के चलते। इलनेसेस होती हैं, बीमारियां होती हैं लोगों को, उसकी वजह से वो परेशान होकर डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं, जो अकाउंट करते हैं 34% और 18% सुसाइड रिलेटेड डेथ्स को। यानी कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से 34% लोग सुसाइड करते हैं और इलनेसेस की वजह से 18% लोग सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कतर, जिसमें आज के टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है और कतर की राजधानी दोहा है। तो कतर ने और चाइना ने दुनिया की सबसे लंबी गैस सप्लाई डील को साइन किया है। तो कतर एनर्जी ने अनाउंस किया है कि एक 27 साल का नेचुरल गैस सप्लाई डील रहेगा चाइना के साथ। तो 27 सालों तक कतर जो है चाइना को नेचुरल गैस सप्लाई करता रहेगा, कॉलिंग इट द लॉन्गेस्ट एवर, सीन एज इट स्ट्रेंथन टाइज विद एशिया एट अ टाइम जब यूरोप जो है स्क्रैम्बल कर रहा है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के लिए। तो यूरोप में वैसी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि यूरोप के जो 2 देश हैं, रशिया और यूक्रेन, वापस में वॉर पे हैं। द स्टेट एनर्जी कंपनी विल सेंड 4 मिलियन टन्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि LNG भेजेंगे 4 मिलियन टन, जो कतर की जो कंपनी है, एनुअली फ्रॉम इट्स न्यू नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट टू चाइना। तो चाइना को भेजा जाएगा। एशियन कंट्रीज़ जैसे कि जो चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये मेन मार्केट है कतर की गैस की। यानी कतर की जो गैस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ जाती है? चाइना, जापान और साउथ कोरिया जाती है, विच इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग सॉट बाय यूरोपियन कंट्रीज़ since Russia's invasion of Ukraine. Negotiations with European countries have struggled as Germany and others have balked at signing the sort of long-term deals with the Asian nations. North Field जो है कतर के सेंटर में एक्सपेंशन ऑफ इट्स LNG प्रोडक्शन बाय मोर देन 60%। तो कतर का जो एक्सपेंशन हुआ है LNG प्रोडक्शन का नॉर्थ फील्ड से 60% तक बढ़ा दिया है टू 126 मिलियन टन्स बाय 2027। और चाइना पहला कंट्री है जिसने जो कतर का नॉर्थ फील्ड ईस्ट है उसके साथ एक डील को साइन किया है। नेक्स्ट आते हैं कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के ऊपर बात की जा रही है कि तोकायेव जो है सेट टू रिटर्न एज कजाक प्रेसिडेंट।
तो कसाम जोआर्त तोकाएव उन्होंने सेकंड टर्म जीता है, 81% उनको वोट मिले हैं और अब वो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो कसीम जोमार्त तोकाएव हैं ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये कजाकिस्तान के बने हैं। नेक्स्ट आता है, ईरान कह रहा है कि वो अपना यूरेनियम का जो प्रोडक्ट है उसको एनरिच कर रहा है फोर्दो के अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। तो सिंपल सवाल ये पूछा जा सकता है कि फोर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट या फोर्दो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये किस कंट्री में है, तो ये ईरान की है। तो 60% एट विच ईरान हैज़ बिगन एनरिचिंग यूरेनियम, तो 60% तक ईरान जो है वो यूरेनियम को एनरिच कर रहा है अपने फोर्दो प्लांट में। जो P5+1 के साथ JCPOA डील साइन हुई थी उसमें ये कहा गया था कि JCPOA डील के साथ कि ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट 8 या 10% से ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने JCPOA डील को ख़त्म कर दिया, जिसके वजह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। काटसा एक्ट के तहत 2018 में काटसा एक्ट पास किया गया और काटसा एक्ट लगाकर 3 देशों के ऊपर काटसा एक्ट लगा दिया गया, जिसके वजह से ईरान की जो इकनॉमी है वो क्रम्बल होने लगी। ईरान की जो इकनॉमी है उसमें दिक्कतें आने लगी। तो अब ईरान की जब इकनॉमी दिक्कतें आने लगी है ईरान की इकनॉमी में और कोई भी साथ नहीं दे रहा है उसका, तो उसने कहा है कि मैं इस JCPOA की डील के तहत अगर सिर्फ 8% या 10% था उसकी लिमिट करके भी मैं क्या करूँगा, तो उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। गाइस आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसको यूरेनियम को 90% से ज़्यादा एनरिच करना पड़ता है। जब यूरेनियम को हम 90% से ज़्यादा एनरिचमेंट पे ले आते हैं तब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनने की श्रेणी में आ जाता है। यानी कि वो बहुत मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है कि आपके पास यूरेनियम है और तुरंत यूरेनियम से हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना देंगे। उसको एनरिच करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए होता है। तो ईरान अब 60% तक जाना चाह रहा है कि वो 60% तक यूरेनियम को एनरिच करेगा और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अगर वो 90% पे ले आया उसको, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले देशों में शामिल हो सकता है। एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है दैट रीओपन्ड 3 years अगो एमिड द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स न्यूक्लियर डील विद मेजर पावर्स। जो मूव है वो पार्ट है ईरान के रेस्पॉन्स का टू UN न्यूक्लियर वॉचडॉग जो कि IAEA है, एडॉप्शन ऑफ अ सेंसर मोशन लास्ट वीक एक्यूजिंग इट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। नेक्स्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है ऑन पेंशन फॉर विमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स पे। तो इन एन ऑर्डर ऑन November 16 सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है इंडियन एयरफोर्स से कि टू कंसिडर द ग्रांट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स टू 32 SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो विमेन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 12 साल तक की लंबी लड़ाई लड़ी है कि उनको परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था बबीता पूनिया केस में फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उसने कहा था कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं आर्मी में उनको परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए, सिर्फ कॉम्बैट को छोड़कर। यानी कि कॉम्बैट को छोड़कर आप जितनी भी कमांड पोस्टिंग्स होती हैं आप सभी में उनको परमानेंट कमीशन दें, कॉम्बैट में मत दें। फर्दर ऑन March 25, 2021 सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा कि आर्मी का जो सिलेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड विमेन ऑफिसर्स जिनको परमानेंट कमीशन चाहिए। तो यानी कि सिलेक्टिव इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए आर्मी का। नेक्स्ट आता है भारत और UAE के बीच में बात हुई है फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर। देखिए फूड सिक्योरिटी दुनिया में जिस तरह से पानी की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसी तरह से फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज से हम जूझ रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज में हम देख रहे हैं कि खेतों की मिट्टी की जो उपज है वो घटती जा रही है। भारत ने और UAE ने फूड सिक्योरिटी कोऑपरेशन किया है अंडर I2U2 कैंपेन के अंदर। I2U2 अभी एक इनिशिएटिव चलाया गया है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये एक नया वेस्ट एशिया का क्वाड्रिलेटरल बना है जिसमें इजराइल भी है, US भी है। तो एक इजराइल है, एक US है, एक इंडिया है। अब चौथा देश कौन सा हो गया? चौथा UAE हो गया। 4 देश तो हैं ही, I से 2 देश हैं, U से 2 देश हैं। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में एयरटेल की जो सब्सिडी है वो 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है डेटा सेंटर में कलकत्ता के अंदर। तो भारतीय एयरटेल की सब्सिडी है, एक सब्सिडरी कंपनी है नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से 25 मेगावाट का एक डेटा सेंटर बनाया जाएगा कोलकाता के अंदर। सेंटर द लार्जेस्ट वन इन ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया में पूर्वी भारत के अंदर अगर हम देखें
तो सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा ये, विल सर्व दी अंडर सर्व्ड मार्केट्स, जो वहाँ के अंडर सर्व्ड मार्केट्स हैं, यानी कि वहाँ पे पोटेंशियल बहुत है ईस्ट इंडिया के मार्केट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, लेकिन वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाई हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स अलॉन्ग विद द सार्क कंट्रीज एंड फुलफिल द ग्रोइंग नीड्स ऑफ एंटरप्राइजेज एंड ग्लोबल क्लाउड प्लेयर्स। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु को। अब देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से न्यूज़ आ रही है कि तमिलनाडु को पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिल गई है। तो तमिलनाडु सरकार ने इशू करा एक नोटिफिकेशन जिसकी वजह से डिक्लेयर कर दिया गया है अरितापत्ती और मीनाक्षीपुरम गाँव को मदुरई के ये डिस्ट्रिक्ट का क्या है, पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। कहाँ पे? तमिलनाडु की। द साइट कंप्राइजिंग 139 हेक्टेयर्स इन अरितापत्ती गांव में, तो 139 हेक्टेयर्स की ज़मीन है, 53 हेक्टेयर्स की है मीनाक्षीपुरम गांव में। इनको अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहा जाएगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी दो साइट्स मिली हैं जिनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिला है, दर्जा मिला है, वो कहाँ पे है। वो पहली बात तमिलनाडु में है और उनके नाम क्या हैं, एक का नाम अरितापत्ती है और एक का नाम मीनाक्षीपुरम है। तो अरितापट्टी नोन फॉर इट्स इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हाउसेज अराउंड 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, तो 250 बर्ड्स वहाँ पे आपको मिलती हैं। 3 इंपॉर्टेंट रैप्टर्स मिलते हैं, एक तो लेगर फैल्कन है, शाहीन है और बुनलीज ईगल है। यानी कि फैल्कन का मतलब हुआ जो बड़े बड़े बाज टाइप के जो पक्षी होते हैं उनकी बात की जा रही है। इट इज़ ऑल्सो होम टू वाइल्ड लाइफ, जैसे कि इंडियन पेंगोलिन यहाँ पे मिलता है, स्लेंडर लॉरिस यहाँ पे मिलता है, पाइथन जो सांप है वो यहाँ पे मिलता है। एरिया इज सराउंडेड बाय अ चेन ऑफ 7 हिलॉक्स और इंसलबर्ग होता है। देखिए इंसलबर्ग ये ज्योग्राफी का टर्म है। इंसलबर्ग क्या होता है? इंसलबर्ग ये होता है कि मान लेते पहले कहीं पे पूरा पहाड़ वहाड़ हुआ करते थे किसी एरिया में, लेकिन धीरे धीरे नदी के पानी के कटाव की वजह से वहाँ पे सारे जो पहाड़ हैं वो सब ख़त्म होते चले गए और पूरी ज़मीन जो है प्लेन बन गई। लेकिन प्लेन ज़मीन पर बीच में हो सकता है कहीं आपको बहुत ही रेयरली आपको कोई पहाड़ मिल जाए। तो ये जो पहाड़ है ये अपने आप में क्या हुआ, ये जो पहाड़ है ये अपने आप में इंसलबर्ग हुआ। दैट सर्व एज अ वाटरशेड चार्जिंग 72 लेक्स। अब देखिए ये वाटरशेड के रूप में काम करता है इंसलबर्ग, इससे बादल टकराते हैं और इसकी वजह से 72 लेक हुए, 200 नेचुरल स्प्रिंग हुए, 3 चेक डैम्स हुए, उनमें पानी आता है। द अनाइकोंडन टैंक बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द पांडियन किंग्स इन द 16th सेंचुरी, ये उनमें से एक है। कई सारे जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, रॉक कट टेम्पल्स हैं, तमिल ब्रह्मी जो इंस्क्रिप्शंस हैं और जैन के जो बेड्स हैं वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को ऐड करते हैं इस रीजन के। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है मीननगढ़ी ग्राम पंचायत जो है केरला की वायनाड डिस्ट्रिक्ट की। देखिए इस डिस्ट्रिक्ट की, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जो मीननगढ़ी ग्राम पंचायत है उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उसको समझते हैं। तो इसको आप केस स्टडी के रूप में भी अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। तो 2016 में पंचायत ने एनविसाज्ड किया था, यानी परिकल्पना की थी एक प्रोजेक्ट की जिसको कार्बन न्यूट्रल मीननगढ़ी कहा गया, क्योंकि मीननगढ़ी को हम कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात कर रहे हैं। द एम बीइंग टू ट्रांसफॉर्म मीननगढ़ी इनटू अ स्टेट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी कि मीननगढ़ी जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि जो वो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है तुरंत वो कार्बन को अवशोषण भी कर ले, यानी कि उसका अब्जॉर्प्शन भी हो जाए, जिसके वजह से वो कार्बन के रूप में अगर हम देखें तो न्यूट्रल हो जाए। देयर वर कैंपेन्स चले, क्लासेस चली, स्टडीज़ की गई, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। शुरुआत में ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इन्वेंट्री को भी प्रिपेयर किया गया। पंचायत वाज फाउंड टू बी कार्बन पॉजिटिव, तो पंचायत पहले कार्बन पॉजिटिव मिली। एक्शन प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग ग्राम सभा मीटिंग्स, सोशो इकोनॉमिक सर्वे किए गए, एनर्जी यूज़ मैप तैयार किया गया। यानी बहुत ज़्यादा स्तर पर काम किया गया ये समझने के लिए कि हम कार्बन कहाँ कहाँ से उत्सर्जन कर रहे हैं, कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए, वैकल्पिक तरीके क्या होने चाहिए कि अगर हम इस तरह से इस्तेमाल ना करके इस तरह से इस्तेमाल करें तो हमारा काम चल जाए। सेवरल मल्टी सेक्टर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया जिससे कि एमिशंस यानी कि जो उत्सर्जन है वो कम हो, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन बढ़े। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का मतलब होता है जैसे पेड़ जो कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करते हैं उसको कार्बन सिक्विस्ट्रेशन कहते हैं। इकोलॉजी को प्रिजर्व किया जाए, पारिस्थिति को, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बना के रखा जाए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करा जाता है। ट्री बैंकिंग वाज वन ऑफ लैंडमार्क स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड टू एड कार्बन न्यूट्रल एक्टिविटीज़ which encouraged the planting of more trees by extending interest free loans। इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर ट्री लगाए गए हैं, 1.5 लाख से ऊपर ट्री लगाए गए हैं, तो 1,58,816 पेड़ लगाए गए हैं जिनको जियो टैग भी किया गया है, जिससे कि उनकी ग्रोथ को
मॉनिटर किया जा सके, देखा जा सके कि उनकी ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है। एंटायर कम्युनिटी वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस विद स्कूल स्टूडेंट्स, youth and technical and academic institutions given different assignments. 5 years have passed and the changes are visible. अब देखिए 5 साल बीत चुके हैं, चेंजेस हमें प्रतीत भी हो रहे हैं। लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज अनदर थ्रस्ट एरिया, जहाँ पे एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलेटेड माइक्रो एंटरप्राइजेस को शुरुआत किया गया है कि पहले जो बड़े बड़े बल्ब्स इस्तेमाल होते थे उनकी जगह पर हमने एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देर इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ पल्ली ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीननगढ़ी केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा एक पल्ली ग्राम पंचायत भी है जम्मू कश्मीर की, जिसने पीपल सेंट्रिक मॉडल अपनाया है स्पेसिफिक लोकल एक्टिविटीज़ को देखते हुए। पंचायत ने प्रिपेयर किया है क्लाइमेट रिजिलियंट प्लान, जहाँ पे गाँव वाले जो हैं विलेजर्स हैव बीन मेड अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फैक्टर, जैसे कि रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, कटिंग डाउन ऑन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो हम किस तरह से काम करेंगे कि जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है वो कम से कम हो। अगर हम ऊर्जा का प्रयोग कम से कम करेंगे तो जो ऊर्जा बनाने के लिए, यानी कि बिजली बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है, वो कम से कम होगा। जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है, यानी कि पेट्रोल का इस्तेमाल है, डीजल का इस्तेमाल है, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल है, वो हम कम से कम करेंगे। सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे ज़्यादा। अबेंडनिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ेंगे और प्रमोट करेंगे प्लांटेशन को और वाटर कंजर्वेशन को। बायोगैस प्लांट्स और जो सोलर पैनल्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। एक जो सोलर प्लांट है 500 किलोवाट का हैज़ बीन इंस्टॉल्ड टू पावर 340 हाउस होल्ड्स। एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर 2022-23 इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय इंटीग्रेटिंग अ क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान। कई और पंचायत हैं जिन्होंने इनिशिएट किया है कार्बन न्यूट्रल प्रोग्राम को। अगर देखें तो सीचवाल ग्राम पंचायत है, जहाँ पे काली बेन नदी को रेजुविनेट करने की बात की जा रही है। काली बेन नदी पिछले दिनों कुछ न्यूज़ में रही, क्योंकि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने काली बेन नदी से डायरेक्ट पानी पिया था और उसके वजह से वो बीमार भी पड़ गए थे। ओडनथुरई पंचायत जो है तमिलनाडु में, उसका भी अपना विंड मिल है। और टीके करवाड़ी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र की, उसने भी बहुत बड़ी मात्रा में बायोगैस प्लांट्स का इस्तेमाल करना शुरू करा है। चप्पारा पड़ावू एक ग्राम पंचायत है केरला की, उसको ग्रीन आइलैंड्स हैं वहाँ पे कई सारे, जो कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो उसको तैयार कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने फोकस किया है अपने टेंशन को ऑन लोकलाइजिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थीमेटिक बेसिस पे। क्लीन एंड ग्रीन विलेज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द 5th थीम, जहाँ पे पंचायत जो हैं काम कर रही हैं एक्टिविटीज़ पे, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन किस तरह से हो, वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, और एफोरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ किस प्रकार से की जाए। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा अगर हम देखें तो 1,09,000 से ज़्यादा जो ग्राम पंचायत हैं उनको क्लीन एंड ग्रीन विलेज के रूप में दर्शाया गया है, प्रायोरिटाइज किया गया है एज वन ऑफ देयर फोकस एरियाज फॉर 2022-23। मिनिस्ट्री हैज़ हाईलाइटेड द नीड फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द वाइडर डिसएमिनेशन। तो मिनिस्ट्री जो है उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि हम क्या कर सकें, कि हम डॉक्यूमेंटेशन करें बेस्ट प्रैक्टिसेस का, यानी कि किस तरह से हम काम करें, और वाइडर डिसएमिनेशन के लिए। द नेट रिजल्ट इज़ दैट मैनी पंचायत्स आर कमिंग फॉरवर्ड विद देयर इको प्लान्स, यानी कि कई सारी जो पंचायत हैं वो आगे आ रही हैं इको प्लान्स के रूप में। इंटीग्रेटेड पंचायत डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर्ड बाय ऑल पंचायत्स इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। तो ये सिर्फ और लिखा गया है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ और खास नहीं है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मीननगढ़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और पल्ली ग्राम पंचायत के बारे में पता होना चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो डाउन दिस ईयर, ये OECD का कहना है। अगर हम देखें यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है OECD, और वो कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, यानी पूरे विश्व की जो आर्थिक विकास है वो थोड़ा सा धीमा रहेगा। सबको पता है वाली चीज़ कि 3.1% एट विच ग्लोबल GDP सेट टू ग्रो दिस ईयर। तो 3.1% से जो विश्व की GDP है वो इंक्रीज़ करेगी पिछले साल के मुकाबले, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट का कहना है। स्लाइड क्यों हो रहा है ये, यानी कि क्यों घट रही है चीज़ें। द स्लाइड इज़ ड्यू टू कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो स्लाइड है ये अगले साल भी रहेगा, यानी कि अगले साल भी जो ग्रोथ है वो गिरावट में ही रहेगी। विद ग्लोबल ग्रोथ फॉलिंग टू 2.2%, की जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2.2% गिर जाएगी बिफोर रिबाउंडिंग टू अ रिलेटिवली मॉडेस्ट 2.7% इन 2024। एनर्जी शॉक हैज़ पुश्ड इन्फ्लेशन, इस एनर्जी शॉक की वजह से जो यूक्रेन और
रशिया के युद्ध की वजह से हो रहा है, उसके वजह से जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट आता है, राजनाथ जी ने प्रपोज किया है कि महिलाओं का यूएन पीस कीपिंग फोर्स में क्या रोल रहेगा, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनका कहना ये है, उन्होंने 2 प्रपोजल दिए हैं फॉर एक्सपेंडिंग द स्कोप एंड डेप्थ ऑफ भारत और आसियान देशों के जो डिफेंस रिलेशंस हैं उसकी बात वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि दीज इंक्लूड एन इनिशिएटिव फॉर विमेन इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। एक ये दूसरा इनिशिएटिव है मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन पे। तो उन्होंने 2 चीज़ों पे बात की, एक तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स पे और बात की एक मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन पे, यानी कि जो समुद्र में जो प्लास्टिक पोल्यूशन फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक उन्होंने उस पर बात की। ही मेड द प्रपोजल्स एट द इनॉग्रल इंडिया आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि सीएम रीप में हुई है कंबोडिया में, जिसमें कॉमेमोरेट किया गया है 30वीं एनिवर्सरी को भारत और आसियान रिलेशंस की। जो सेंट्रलिटी है आसियान देशों की इंडो पैसिफिक रीजन में, वो अपने आप में भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका कॉर्नरस्टोन है। तो भारत ने पहले लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई थी 1990s में, और हमने उस लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया 2014-2015 के बाद से, जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, वो पावर में आई है। सेकेंड इनिशिएटिव जो है मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन में इंक्लूड्स चैनलिंग द एनर्जी ऑफ द यूथ टुवर्ड्स एड्रेसिंग द क्रिटिकल इशू ऑफ मरीन पोल्यूशन। कि मरीन पोल्यूशन क्यों हो रहा है, मरीन पोल्यूशन यानी समुद्र में जो पोल्यूशन हो रहा है, हमें उसे कम से कम करना है। जो समुद्र में जो कूड़ा गिर रहा है उसके स्रोत हमें रोकने होंगे, जहाँ से वो कूड़ा समुद्र तक ना पहुँचे, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा पन्नियाँ होंगी, प्लास्टिक की बॉटल्स होंगी। नेक्स्ट आता है जोरबा, जो कि भारत का पहला डॉग था, डॉग बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ऑन एंटी पोचर ड्यूटी, वो डेड हो चुका है, यानी वो मारा जा चुका है। तो जोरबा जो कि भारत का पहला डॉग था टू बी डिप्लॉयड फॉर ट्रैकिंग डाउन पोचर्स, यानी कि वो पोचर्स को, यानी कि जो जंगली जानवरों को हंट करने के लिए, उनको मारने के लिए, जैसे कि अगर एक सींग वाला गैंडा है तो उसके सींग को निकालने के लिए जो पोचर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, उनसे बचने के लिए जोरबा की ड्यूटी लगाई गई थी। एक डॉग है, उसकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करते करते उसकी डेथ हो गई है। तो हैज़ डाइड ऑफ एज रिलेटेड एलिमेंट्स इन गुवाहाटी। 12 साल की ओल्ड मेल था, बेल्जियन मेलिनॉइस। ये मेंबर था K9 का, यानी कि जो भारत की पहली डॉग स्क्वाड थी, जिसकी वजह से हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए इसको बनाया था। जोरबा वॉज द फर्स्ट डॉग ऑफ द स्क्वाड एंड ही वॉज क्रेडिटेड विद हेल्पिंग लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज नैब ओवर 60 पोचर्स। की 60 शिकारियों को, जो पोचर्स थे, इलीगली जो शिकार करते थे जानवरों का, उनको पकड़ने में इसने मदद की है। ही वॉज गिवन अ टियरी वेयरफिल बाय वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स एंड वॉज बरीड। जॉर्बा रिटायर्ड हो गया था सर्विस से 2019 में, और इसको ऑनर किया गया है विद द ट्रेडिशनल एसमीज गमोसा, यानी कि एक अपने आप में स्कार्फ है ये, और ऑन द साइटेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। ही सर्व्ड मोस्टली इन द काजीरंगा नेशनल पार्क फ्रॉम 2012 टिल हिज रिटायरमेंट। तो 2012 से लेकर 2019 तक इन्होंने, इस डॉग ने, जोरबा ने, यहीं पे काम किया। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो एक MOU साइन हुआ है भारतीय नेवी के बीच में और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो इसरो का है अहमदाबाद में, उसके बीच में, फॉर कोऑपरेशन ऑन सैटेलाइट बेस्ड नेवल एप्लीकेशन। कि सैटेलाइट्स के बेसिस पे नेवल एप्लीकेशंस हों इन ओशनोलॉजी में और मीटरोलॉजी में। नेक्स्ट आता है अंकारा ने, यानी कि टर्की की कैपिटल है अंकारा, या टर्कीये अब हो चुका है, टर्कीये अगर हम कहें तो टर्की की जगह जो कंट्री का नाम है वो टर्कीये हो चुका है। तो टर्कीये ने लॉन्च किया है सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स इन ऑपरेशन क्लो सॉर्ड ऑन संडे, हिटिंग डजन्स ऑफ कुर्दिश टारगेट्स। अब देखिए, जो कुर्द्स लोग हैं उनको टेररिस्ट बताता है टर्की, बार बार उनको टेररिस्ट बताता हुआ आया है। अब देखिए, इधर टर्की है, इधर इराक है, और टर्की और इराक के अगर हम देखें ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, एक सीरिया भी है यहाँ पे। तो टर्की, सीरिया, इराक के ट्राई जंक्शन पर एक देश बैठता है, देश नहीं बैठता, एक टेरिटरी बैठती है। जो लोग, जो कुर्द्स लोग हैं, वो कहते हैं ये उनकी टेरिटरी होनी चाहिए, जिसको कुर्दिस्तान वो मांगते हैं। तो वो कुर्दिस्तान वाले कहते हैं, यानी कुर्द्स कहते हैं कि कुछ एरिया इराक का, कुछ एरिया सीरिया का और कुछ एरिया टर्की का जो है वो उनका एरिया है। ये कुछ इसी तरह से है जैसे कि भारत में ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात कर रहे हैं नागालैंड के निवासी। तो वहाँ पे टर्की ने एक एयर स्ट्राइक करी है ऑपरेशन क्लो सॉर्ड के द्वारा, और जिसमें कई सारे एरियाज़ को इराक के और सीरिया के मारे गए हैं। कई सारे इराक एरियाज़ को टारगेट किया गया है जहाँ पे कुर्द लोगों का बसेरा हुआ करता था। एंड अनाउंसिंग दैट
कि उसके जो मिलिट्री है वाज वंस अगेन ऑन द टॉप ऑफ द टेररिस्ट, यानी कि वो कुर्द लोगों को टेररिस्ट बताते हैं। तो गाइज ये थे करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।